जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और ये इसका तीसरा भाग है। 2 क्लासेस मैंने सीरीज में दे रखे हैं, प्लेलिस्ट में इसका बना दूंगी और वहां से 2023 के करंट अफेयर्स आप लोगों के हो जाएंगे। और प्रतिदिन आप स्टडी विद स्मृति के चैनल पे बने रहिए ताकि ये सारे न्यू अपडेट आपको मिलते रहें। 2023 में एक बहुत ही अच्छी घटना घटी थी, बहुत ही अच्छी खबर है झारखंड के लिए। वो ये है, प्रश्न चलिए पहले आप लोग सुनिए कि भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी, इनका 148वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया था। इस आयोजन में, इस समारोह में रांची मौसम केंद्र, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। आपको आंसर करना है कि ये सभा कहां पर आयोजित की गई थी, दिल्ली में, रांची में, लखनऊ में या मुंबई में। इसका आंसर क्या होगा? और ये तो बहुत खुशखबरी की बात है झारखंड के लिए कि झारखंड के रांची मौसम केंद्र को 148वां स्थापना दिवस के अवसर पे सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि किसे घोषित किया गया है, और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये सभा कहाँ बुलाई गई थी। तो ये समारोह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। चलिए थोड़ा सा और डिटेल, थोड़ा बहुत, चलिए सारी चीजें तो हम लोग यहाँ जान लिए। ऐसे झारखंड का जो रांची है, इसके मौसम पे हम लोग आते हैं कि रांची की मौसम किस तरीके की होती है। और आज की क्लास में रात में लाइव में, रात के 8:30 की लाइव में आप लोग जलवायु जो टॉपिक है इसको आप लोग पढ़ के आइएगा। जलवायु के सारे क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करवा दूंगी और झारखंड की जलवायु का रिवीजन भी हो जाएगा। और भारत का भी आपने एक टॉपिक बताया था कि हाँ, चलिए भारत के मौसम से ही हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे और भारत और झारखंड इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग रांची के जलवायु के बारे में हम लोग जानते हैं। तो रांची जो होता है ये मध्य में आता है। रांची और हजारीबाग में जो जलवायु होती है, यहाँ पर तीव्र और सुखद प्रकार की जलवायु होती है। यानी कि गर्मी के दिन में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडे के दिन में ना तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो ऐसी जलवायु रांची की है। लेकिन झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग तरह की है। तो रात के 8:30 बजे वाली वो क्लास में आप जुड़ेंगे ताकि झारखंड की सभी जगह की जलवायु के बारे में आपको जानकारी हो जाए। चलिए अब हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न ये है कि झारखंड का पहला बर्तन बैंक किस जिले में खुला है? तो बर्तन बैंक, झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहां पर खुला है, इसका क्या उद्देश्य है, तो इस सब पे हम लोग आएंगे। और वहां के डीसी जो हैं उन्होंने ये बर्तन बैंक वहां क्यों खुलवाया है, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि झारखंड का पहला बैंक, बर्तन बैंक कहां पर खुला है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा गुमला। तो झारखंड में जो गुमला है वो इस जगह पर है, यहाँ पर। और यहाँ पर गुमला जो है ये पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और पाट क्षेत्र में यहाँ पर ज्यादा बारिश वाला ये जगह है, बरसात यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है और ठंड भी काफी कुछ इधर ही ज्यादा आपको झारखंड के क्षेत्र में पड़ेगा। तो यानी कि बरसात बहुत ज्यादा होगी और ठंड भी अधिक यहाँ पर पड़ता है। ऐसी जलवायु वाले क्षेत्र में ये पाट क्षेत्र आता है जहां पर ये गुमला आता है। ये गुमला से एक नदी गुजरती है, उसको कहते हैं शंख नदी। और ये गुमला जो है यहीं पर आपको दोईसा जो है राजधानी दुर्जन साल की, वो यहीं पर है। गुमला में बर्तन बैंक खुला है, क्यों खुला है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। बर्तन बैंक, देखिए दोस्तों, अक्सर आप जानते होंगे कि शादी विवाह में जो हम लोग थर्मोकोल के बने हुए प्लेट्स, कटोरी या ग्लासेस, प्लास्टिक के बने हुए ग्लासेस, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और बड़ी मात्रा में करते हैं। जिनके यहाँ विवाह हो रहा होता है उस दिन तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। उसके जस्ट दूसरे दिन का जो मंजर होता है आसपास के क्षेत्र का, वो इतना भयावह होता है कि उसकी पीड़ा कई हजार वर्षों तक वो रह सकती है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो जल्दी वो खत्म नहीं होता है। तो इस सारी चीजों को, पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी जलवायु की सुरक्षा के लिए झारखंड के गुमला जिला के डीसी ने एक बहुत बड़ी पहल की है कि यहाँ पर उन्होंने बर्तन बैंक खुलवाया है। अब इससे लाभ किसको किसको मिलेगा? जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, और ऐसे कोई भी जिनको जरूरतमंद है वो कोई भी इनका लाभ ले सकते हैं। 1 रुपये बहुत कम चार्ज शुल्क होता है। आप उस शुल्क में ये बर्तन को लेकर के आइए और इसको यूज कीजिए और फिर बैंक में ले जाकर के जमा कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा अगर कोई गरीब है तो उसको उसको शुल्क देने की जरूरत नहीं होती और वो बर्तन का इस्तेमाल करके फिर बर्तन बैंक में वो बर्तन को जमा करेंगे।
और स्टील जो होता है ये खराब नहीं होता है, यानी कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं फिर, और ये बहुत अच्छी पहल है। तो मुझे लगता है कि झारखंड के हर एक जिला में ये इस तरीके की पहल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर गुमला में हुआ है। तो आपने ये तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो झारखंड से संबंधित है ये आपने पढ़ा। स्टील का बर्तन देख करके बहुत अच्छा लगता है ना, और महिलाओं का ये फेवरेट होता है। मुझे लगता है कि गहना के बाद अगर किसी को बहुत कुछ अच्छा लगता है तो वो होता है बर्तन, महिलाओं को खास करके। जब मार्केट जाती है, जरूरत हो ना हो वो बर्तन लेकर के ही आएंगे, ऐसा होता है ना। और ज्यादातर महिलाओं को ये पसंद होता है, पुरुष को लगेगा कि ऐसा इसका क्या जरूरत है। चलिए, नहीं डांट भी सुनता है, गहना खरीदने का क्या मतलब है, बर्तन इतना ले आने का क्या जरूरत है। चलिए, अगला प्रश्न है कि अरविंद कुमार बर्नवाल, इनका संबंध दोस्तों झारखंड से है। अरविंद कुमार बर्नवाल, इन्होंने, ये झारखंड से इनका संबंध है, किस क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है, तो ये आपके प्रश्न है। और क्रिकेट में, तो अरविंद कुमार बर्नवाल का संबंध कहां से, और ये 2023 की ये घटना है दोस्तों, 2023 जनवरी माह में। तो अरविंद कुमार बर्नवाल का संबंध झारखंड से है। किस क्षेत्र में इनकी उपलब्धि रही है, क्रिकेट, पर्वतारोही, हॉकी या फुटबॉल, क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका पर्वतारोही। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जानते हैं। देखिए 12,050 फीट ऊंचा और लगभग 3800 मीटर ऊंचा एक चोटी है जिसका नाम है केदार कांठा। केदार कांठा पर्वत पर इन्होंने जा करके और यहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। केदार कांठा पर्वत पर इन्होंने तिरंगा फहराया है, और यही है इनका नाम है क्या, कौन बर्नवाल है, अरविंद कुमार बर्नवाल। और इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध झारखंड से है। तो अरविंद कुमार बर्नवाल और पर्वतारोही, और इन्होंने तिरंगा फहराया है। चलिए तिरंगा थोड़ा सा कलर बना देती हूँ, तिरंगा जैसा पता भी चलना चाहिए ना। अच्छा नहीं बन रहा है, चलिए अच्छा बनेगा तभी करेंगे, अभी बहुत जल्दीबाजी में है। तो ये हो गया कौन सा पर्वत, केदार कांठा, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में आपको मिलेगा। जब आप, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बिल्कुल सही है। और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, 2000 ईस्वी में। जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय में दो और भी अन्य राज्य बन रहे थे, वो एक उत्तराखंड था और दूसरा था एक छत्तीसगढ़। उत्तराखंड में और पूरे भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, पूरे भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू है। क्या बोलते हैं इसको, केटू कहते हैं, और गॉडविन ऑस्टिन भी आप इनको बोल सकते हैं। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा पर्वत है। और ये नंदा पर्वत जो है वो यही उत्तराखंड में ही स्थित है। और ये कंचनजंगा कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको सिक्किम में मिलेगा। गॉडविन ऑस्टिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर आपका गॉडविन ऑस्टिन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जानकारी जो झारखंड की योजना से है। जैसे कि इस सीरीज में मैं आप लोग को योजना के बारे में भी बता रही हूँ, और उससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति या फिर जो भी नाम आता है उनसे रिलेटेड भी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। जैसे कि आज की योजना है तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। कौन सी योजना, तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना। और ये आया था दोस्तों 2015-16 में। तो 2015-16 में कौन मुख्यमंत्री थे झारखंड के, इनका नाम था रघुवर दास, बिल्कुल सही है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। और यहाँ किस क्षेत्र से, कौन से विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने अपना विधायकी, मतलब ये विधायक रहे हैं, और लगातार 5 वर्षों तक ये विधायक रहे हैं। पिछली बार मैंने आप लोग को ये सारा चीज बताया हुआ है, लगातार 5 वर्षों तक, 5 वर्षों तक कह रहा है, 5 बार ये विधायक रहे हैं, 1995 से लेकर के 2019 तक। और 2019 के चुनाव में इनकी विधायकी चली गई, और उनके जगह पे कौन विधायक बन गए, तो सरयू राय बन गए थे। और रघुवर दास जो हैं ये कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो पूर्वी जमशेदपुर से, वही इनका विधानसभा क्षेत्र है। तो तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना शुरुआत कब हुई है, 2015-16 में इसकी शुरुआत हुई है। उद्देश्य क्या रहा इसका, देखिए जो ग्रामीण गांव के जो किसान हैं उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। अब हमारा झारखंड जो है वो कैसा जगह है, वो पठारी जगह है,
और यहाँ पर जल की कमी है। बरसात तो होती है लेकिन बरसात के जल को हम लोग उसको रोक नहीं पाते हैं। भूमिगत जल जो है वो बहुत कम है, बहुत नीचे आप, और इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। तीसरा जो हम लोग कुएं हैं, तालाब हैं, इन सब पे हम लोग डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं वो वर्षा वाहिनी है। वर्षा रहेगा तो जल रहेगा, नहीं रहेगा तो सूखा रहेगा। तो ऐसे में सिंचाई सुविधा मिल नहीं पाती है। तो झारखंड सरकार की तरफ से इस तरीके की सुविधाएं देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना के तहत क्या किया गया, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। उनको कृषि पंप के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है, क्योंकि कृषि पंप में बिजली की जरूरत होती है और बिजली का जो खर्च होता है वो किसान वहन नहीं कर सकते हैं। तो इनको सरकार की तरफ से मदद मिलनी जरूरी होती है। तो इनको मुफ्त बिजली दी जा रही होती है और फिर 3 लाख किसान इससे मतलब लाभान्वित होंगे इस मुफ्त बिजली से। और ये तिलका मांझी कृषि पंप योजना या तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा तिलका मांझी के बारे में जाने। देखिए दोस्तों, तिलका मांझी जो है इनको आदि विद्रोही या सबसे पहला ऐसे व्यक्ति झारखंड के आदिवासी जिनको फांसी हुई थी। और कहां पर फांसी हुई थी, तो भागलपुर में। और भागलपुर में भी कहां पर, तो बरगद के पेड़ के नीचे इनको फांसी दी गई थी। आज भी इसको तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है और यहीं पर इनको फांसी हुई थी। तिलका मांझी ने हत्या करी थी। किसकी हत्या करी थी, तो ये क्लीवलैंड की इन्होंने हत्या करी थी। एक अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड, जिनको इन्होंने मार दिया था। वो क्यों मारा था, तो इसलिए मारा था क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता था, तिलका मांझी थे संथाल, इनको ऐसा लगता था कि जो क्लीवलैंड है या फिर जो अंग्रेज हैं वो पहाड़िया जो है, पहाड़िया सरदार उन लोगों के पक्ष में ज्यादा रहते हैं, भेदभाव की नीति करते हैं। और ये सही बात है, अंग्रेजों का तो ये नीति ही रहा है, फूट डालो और शासन करो। तो जब ये संथाल के क्षेत्र में आए तो इन्होंने पहाड़ियों और संथालों के बीच में फूट डाला और उसका लाभ लिया। तो तिलका मांझी को ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज जो है वो ज्यादा प्रभावित हैं पहाड़िया से और उनका ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इन्होंने क्लीवलैंड की हत्या कर दी। फिर क्लीवलैंड की हत्या के आरोप में इनको फांसी हुआ। ये वर्ष था दोस्तों 1785 ईस्वी। इसको याद रखिएगा, ये तिलका मांझी से संबंधित ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम लोग अगला योजना के बारे में जाने। ये योजना है दोस्तों आर्या योजना। आर्या योजना कब आया है, तो ये वर्ष था दोस्तों 2017 का। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के, और 2017 में भी कौन सरकार थे, तो ये रघुवर दास की सरकार थी, रघुवर दास की। नवीनतम बहुत सारी योजनाओं को मैंने पढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा मैं बैक में लेकर के आप लोग को लेकर के जा रही हूँ। नवीनतम सारे हो गए हैं। एक बार मैं कोशिश करूंगी कि एक पूरा मैराथन क्लासेस केवल योजना पर लेकर के आऊं, क्योंकि जेपीएससी में अगर देखा जाए तो जेपीएससी में यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन योजना से आएंगे। और अगर जेएसएससी की बात की जाए तो लगभग 5 क्वेश्चन योजनाओं से होंगे। तो योजना वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 2017 में एक योजना आई, इसको आर्या योजना के नाम से जाना गया। इस समय में रघुवर दास की सरकार थी। और ये योजना लाया क्यों गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस वर्ग के लिए लेकर के आया गया था, तो ग्रामीण युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए। हाँ, कृषि आप कर सकते हैं, उनको आकर्षित करने के लिए गांव के 2 युवकों का चयन किया जाता है और इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और ट्रेनिंग दे करके इनको अलग अलग तरह के कामों में लगाए जाते हैं। तो ये योजना कौन सा है, तो ये आर्या योजना है। और भी सभी योजनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में अलग अलग क्लासेस में। तो इस जो सीरीज जो चल रहा है इसमें आप बने रहिए और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है इससे। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9905917516। और मैं टेस्ट ले रही हूँ 99 में जेएसएससी सीजीएल के टेस्ट हैं। ये टेस्ट आप जरूर लगाइएगा और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और धुरीना ऐप पर ये टेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको धुरीना ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर आपको टेस्ट देने हैं। 99 का ये टेस्ट है जो धुरीना ऐप पर लगा हुआ है। इस टेस्ट को आप ले लीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे, लेकिन केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैसेज कीजिएगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।